नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 के अंतर्गत हम देखेंगे। हमारे पास दिया है पहला चैप्टर, इसके अंतर्गत दिया है अध्याय 2 भोजन के घटक। तो देखिए, हम इस अध्याय के अंतर्गत हमारे पास जो अवधारणा का परिचय दिया गया है, इसे हम विस्तार से पढ़ लेंगे और इसके बाद इसके अंतर्गत दी गए सभी मूल्यांकन वर्कशीट और अभ्यास वर्कशीट और स्व आकलन वर्कशीटों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 भोजन के घटक। देखिए, जिसका लर्निंग आउटकम दिया है S610, जिसमें दिया है वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे संतुलित भोजन हेतु भोज्य पदार्थों का चयन करना। तो आइए देखते हैं अवधारणा का परिचय, इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कभी कभी अपने भोजन में सभी खाद्य पदार्थों को नहीं ले पाते हैं। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पदार्थों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, इसमें दिया है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसे समझ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट के यहाँ स्रोत दिए गए हैं। देखिए, इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, गेहूं, चावल, बाजरा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसे आप समझ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, अगला है पेज नंबर दिया है। देखिए, पेज नंबर हम 82 से लेकर जो आगे के पेज हैं, देखिए अब पेज नंबर है 83। इसमें भी वसा के प्रमुख स्रोत दिए गए हैं। वसा के कुछ स्रोत जंतु स्रोत और पादप स्रोत यहाँ दिए गए हैं। देखिए, पादप स्रोत ये हैं और जंतु स्रोत ये दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटीन के कुछ स्रोत पादप स्रोत दिए गए हैं। देखिए, पेज नंबर 84 में वसा के कुछ जंतु स्रोत भी दिए गए हैं। इस प्रकार से आप यहाँ इसका अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि आम, गाजर, पपीता, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। और यहाँ दिया है विटामिन बी के कुछ स्रोत दिया है, चावल, गेहूं और यकृत। देखिए, इसके बाद पेज नंबर 85 है। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। और इसके बाद दिया है, देखिए, विटामिन डी के कुछ स्रोत दिया है। मछली, देखिए इस प्रकार से अंडे और दूध, मक्खन, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। और इसी प्रकार से दिया है आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, अंडा, दूध, ये आयोडीन के स्रोत हैं, पेज नंबर 85 में। इसी प्रकार से दिया है पेज नंबर 86 में। देखिए, फास्फोरस के कुछ स्रोत दिए गए हैं। फास्फोरस के स्रोत हैं केला, दूध, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। और लौह के कुछ स्रोत हैं, अदरक, पालक। और इसी प्रकार से देखिए, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, अंडे, दूध, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सभी पदार्थों के स्रोत यहाँ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इनका अध्ययन कर लेंगे। अब आइए देखते हैं पेज नंबर 87 संतुलित आहार। इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो, ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संतुलित आहार की परिभाषा भी समझ लेंगे। इसके बाद क्या क्या संतुलित आहार है, इन्हें भी आप इस अवधारणा की परिचय में इनका अध्ययन कर लेंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार से अब यहाँ दिया है, अब
अभावजन्य रोग, इस प्रकार से दिया गया है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद सारणी दी गई है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। तो इस प्रकार से देखिए विटामिन के नाम दिए गए हैं, विटामिन ए, B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, आयोडीन और लोह। इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके लक्षण दिया गया है इस प्रकार से सारणी में, इसका आप अध्ययन कर लेंगे। और इसके बाद दिया है देखिए पेज नंबर 88। अब देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर पेज नंबर 84 से लेकर 87 तक यहाँ पर जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसका हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। इसी के आधार पर हम वर्कशीटों के जो अंतर्गत जो प्रश्न दिए हैं वर्कशीट में, इनके जो आंसर हैं हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए वर्कशीट क्रमांक 1 है, पेज नंबर 88 है। देखिए वर्कशीट क्रमांक पहली वर्कशीट है, इसके अंतर्गत प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए समझते हैं। पोषक किसे कहते हैं? देखिए इनका आंसर हम ऊपर दी गई जो अवधारणा है उससे हम आसानी से खोज कर यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप, पोषक वे पदार्थ जो पादपों एवं जंतुओं से मिलते हैं तथा हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, पोषक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो पोषक के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके बाद है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। अगला है प्रश्न तीसरा, कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोत हैं चना, गन्ना, मक्का, आलू और पपीता। आप और भी अन्य स्रोतों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चौथा, भोजन के किस घटक को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखिए जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। तो वसा के पादप स्रोत हैं मूंगफली, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल। इसके बाद है अगला प्रश्न, हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है? देखिए विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं तथा आँख, दांत, अस्थियों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है अगला, विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो विटामिन सी के स्रोत हैं नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च इत्यादि विटामिन सी के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 88 के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब है पेज नंबर 89, इसमें अगला प्रश्न है 7वां, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण के स्रोत हैं दूध, अंडा। इसके बाद अगला है प्रश्न, निम्न के दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो दो स्रोत हैं, आयोडीन के स्रोत हैं दूध और अंडा, फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला, मिर्च, लोहे के स्रोत हैं पालक और अदरक, मछली, कैल्शियम के स्रोत हैं दूध और अंडा। इस प्रकार से आप सबके दो स्रोत लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या कार्य है? तो देखिए रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला प्रश्न, जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो आंसर है इसका, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र एवं पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 2, पेज नंबर है 89। देखिए इसमें दिया है संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर, संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश एवं जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को ही हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो आप इस प्रकार से संतुलित आहार की परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्यों? तो इसका आंसर है प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, अल्प व्यय या कम खर्च या आसानी से उपलब्ध कोई 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक
आहार का नाम लिखिए। तो देखिए मूंगफली, दाल, सोयाबीन, अंकुरित बीज, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? कोई एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगला है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम व उनके लक्षण को लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसके लक्षण है कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। इसके बाद अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम एवं उसके लक्षण को लिखिए। तो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं बेरी रोग होता है और इसके लक्षण हैं दुर्लभ पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। अगला देखिए पेज नंबर 90 था। अगला है पेज नंबर 91। इसमें प्रश्न दिया है 8वां, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या हैं? तो कैल्शियम कमी से होने वाला रोग है अस्थियों और दंत क्षय। इसके लक्षण है कमज़ोर अस्थियाँ एवं दंत क्षय। अगला है आयोडीन व लोह की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है? तो देखिए रोग आयोडीन की कमी से घींगा या गाइटर, लोह की कमी से रोग अरक्ता होता है। लक्षण है आयोडीन की कमी से गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना एवं लोहे की कमी से कमजोरी होना। स्रोत है पालक, अदरक और मछली। इसके बाद है अगला सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो देखिए इसका इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 2 के सभी 10 प्रश्नों को आसानी से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य है। पहला है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थान पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो इस प्रकार से आप चित्र भी बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। जैसे पादप स्रोत हैं भोजन में प्रोटीन के पादप स्रोत चना, सोयाबीन, मूंग और तुअर दाल, ये प्रोटीन के पादप स्रोत हैं जिनका चित्र भी आप बना सकते हैं। और जंतु स्रोत हैं प्रोटीन के मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, इनका चित्र भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से पेज नंबर 91 इसे पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 92 है। इसमें दिया है प्रश्न दूसरा, आपके द्वारा दिन भर में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए गए हैं उनकी सूची बनाइए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि उन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो भोज्य पदार्थ की सूची, उपस्थित पोषक तत्व और पोषक स्रोत। तो भोज्य पदार्थ की सूची है चावल, गेहूँ, दूध, अंडा, मछली, पपीता, गाजर, आम, चना, गन्ना। और इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस प्रकार से इसमें उपस्थित पोषक तत्व लिख देंगे। और इसके बाद है पोषक स्रोत, तो इनके स्रोत भी आप इस प्रकार से बता देंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद अगला है स्व आकलन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक का नाम है, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अगला है अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज है विटामिन डी। इसके बाद है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी रोग। अरक्ता किस खनिज की कमी से होता है? लोह की कमी से। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य और असत्य बताइए। केवल फल खाने से भी पोषक तत्व मिल जाते हैं? असत्य। अगला है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? सत्य। कुरकुरे व चिप्स में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं? असत्य। इस प्रकार से आप पेज नंबर 92 के सभी प्रश्नों को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 93 जिसमें दिया है अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व को ग्रहण करना हानिकारक होता है? अधिक मात्रा में किसी पोषक तत्व को ग्रहण करना हानिकारक होता है, तो यह सत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। रोग का नाम और किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जैसे बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और अस्थियों और दंत क्षय रोग कैल्शियम की कमी से होता है। इसके बाद है सही विकल्प का चयन कीजिए। विटामिन के पादप स्रोत हैं
तो देखिए विटामिन्स के पादप स्रोत हैं नींबू, यहाँ से देखिए मछली, अंडे और दूध ये जंतु स्रोत हैं और नींबू पादप स्रोत है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं घेंगा रोग या गाइटर रोग, आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस में पाया जाता है, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 84 से लेकर पेज नंबर 93 तक दिए गए संपूर्ण वर्कशीट और स्वमूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्यों को आप हल कर सकते हैं। देखिए तो आप अवधारणा का जो संक्षिप्त विस्तृत परिचय दिया गया है इसका आप अध्ययन कर लेंगे, या आप इसके लिए कक्षा 6 की जो विज्ञान की पुस्तक है इसका जो पाठ है उसे आप सामने रखकर भी इन सभी प्रश्नों के आंसर भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वर्कशीटों को पूर्ण कर लेंगे। देखिए वर्कशीट क्रमांक 1 और 2, तो आप इस प्रकार से कक्षा 6 की विज्ञान की जो पुस्तक है उससे भी आप इन वर्कशीटों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए इसी प्रकार से यदि आप इसके आगे के सभी अध्याय की जो वर्कशीट हैं उनको आप पूर्ण करना चाहते हैं, ब्रिज कोर्स के सभी विषयों के आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि इसके आगे के आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।